हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के अंदर हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा प्रधानमंत्री के अंदर क्या क्या पढ़ा हमने कि प्रधानमंत्री किस प्रकार से कार्य करता है। कार्य की बात तो बाद में आती है, उसके पहले भी उसका मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के बारे में हमने पढ़ा। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसके बारे में हमने पढ़ा कि संसदीय शासन व्यवस्था की वजह से भारत का प्रधानमंत्री काफी शक्तिशाली हो जाता है। राष्ट्राध्यक्ष हमारा सर्वोच्च पदाधिकारी जो होता है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता, बल्कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा ही वह अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका संसदीय शासन व्यवस्था की वजह से है। और दूसरी बात कि मंत्री परिषद जो पूरा का पूरा इसके साथ होता है, तो मंत्री परिषद की भी कुछ कार्यवाहियां होती हैं। हमने पढ़ा कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में बहुत अंतर होता है। मंत्री परिषद एक वृहत स्थिति है मंत्रियों की श्रेणियों की, जिसके 5 स्तर होते हैं और प्रथम स्तर को मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो समस्त कार्यवाहियां प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। दिखने में ये दोनों शब्द एक से लगते हैं, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, लेकिन मंत्री परिषद एक बड़ी चीज है और मंत्रिमंडल उसका एक छोटा रूप है जो काफी पावरफुल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी डिसीजन होते हैं तो वो कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। तो हमने मंत्रिमंडल के भी कार्य पढ़ चुके हैं हम लोग। अब उसी क्रम में आगे अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के कार्य एवं भूमिका कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री भी अपनी कुछ विशिष्ट कार्यवाहियों के द्वारा पूरे भारत को चलाता है और वो भारत का संचालन करता होता है और किस रूप में वो संचालित करता है। और पूरी की पूरी जो शासन व्यवस्था है वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि संविधान में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका रही है, संविधान के हिसाब से प्रधानमंत्री क्या है और फिर वो अग्रिम कार्यवाहियां कैसे करता है। तो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये हमारे संविधान में व्यवस्था है कि कौन होगा राष्ट्रपति की कार्यों को संपादित करने के लिए? मंत्री परिषद होगा। और मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और ये अनुच्छेद कौन सा है? 74। अनुच्छेद 75 के अनुसार, यानी 75वें संवैधानिक संशोधन के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। वह प्रधानमंत्री की सलाह से वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कि प्रधानमंत्री की तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? संविधान के हिसाब से तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसकी सलाह किसकी होती है? प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वो उन शक्तियों का प्रयोग करता है। ये अनुच्छेद 75 में कहा गया है। अनुच्छेद 78 में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के साथ व्यवहार के विषयों में प्रधानमंत्री के 3 प्रमुख कर्तव्य बताए गए हैं, जो न तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, न उसकी महत्वपूर्ण स्थिति और न राज व्यवस्था के बारे में स्पष्ट करते हैं। ये तीनों ही कर्तव्य बहुत ही संक्षिप्त है। संविधान में इन कर्तव्यों का बहुत ही संक्षिप्त वर्णन है, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के स्वयं के व्यवहार पर ही ये तीनों कर्तव्य आधारित है, सिद्धांतों पर नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति के बीच का जो तालमेल है वो उचित तालमेल होता है और उचित तालमेल के द्वारा ही वे दोनों मिलकर संविधान के कर्ता धर्ता बनते हैं और संविधान के हिसाब से ही पूरी सरकार को चलाते हैं। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। हमें ज्ञात है
कि मंत्री परिषद इसके प्रति उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। क्यों होता है? क्योंकि लोकसभा लोगों का सदन है और वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इन प्रतिनिधियों को जिताकर लोकसभा में भेजा है, तो वो जनता ही होती है। और लोकसभा के अंदर जितने भी लोग जीत कर आते हैं निर्वाचित सदस्य, वो जनता के सीधे प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए मंत्री परिषद सदा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः लोकसभा का बहुमत दल अपने नेता का चुनाव स्वयं करेगा और उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा। तो व्यवस्था क्या है कि जो भी निर्वाचित दल जो बहुमत से जीत कर आता है, उनको मालूम है भारत के कितने सारे राष्ट्रीय दल हैं, उन राष्ट्रीय दलों से प्रमुख कौन कौन से हैं। जिससे अभी तो हम यही देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ही प्रमुख दल रहे हैं जिन्होंने मुख्य रूप से कार्य किया है। तो ये मुख्य कार्य करने की भूमिका में अब तक कांग्रेस अग्रणी रहा है और अब बीजेपी चल रही है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पद प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और किसे नियुक्त करता है? बहुमत दल के नेता को। और कौन उसको चुनता है? जो सदन के सदस्य होते हैं, जो बहुमत दल के लोग होते हैं, वे ही प्रधानमंत्री को यानी अपने नेता का चुनाव करते हैं और फिर राष्ट्रपति औपचारिक रूप से उनके द्वारा चुने गए उस नेता को ही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देता है। इस नियुक्ति में राष्ट्रपति के स्वयं विवेक की आवश्यकता नहीं होती। 1979 में चौधरी चरण सिंह, 1990 में चंद्रशेखर, 1984 में राजीव गांधी और 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की नियुक्ति राष्ट्रपति के स्वयं विवेक की नियुक्ति के अंतर्गत आती है। हमने पढ़ा कि जब तक जो बहुमत दल के लोग होते हैं वही अपने नेता का चुनाव करते हैं और राष्ट्रपति उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। लेकिन इसमें तो राष्ट्रपति को अपना स्वयं विवेक लगाना नहीं पड़ा। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि राष्ट्रपति को अपने स्वयं विवेक की आवश्यकता पड़ती है, तो कभी कभी उसी चीज को वो क्या बन जाते हैं, एक विशिष्ट घटना बन जाती है या इतिहास बन जाता है। तो 1979 में चौधरी चरण सिंह की नियुक्ति, 1990 में चंद्रशेखर की नियुक्ति, 1984 में राजीव गांधी की प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति और 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की नियुक्ति राष्ट्रपति के स्वयं विवेक की नियुक्ति के अंतर्गत आता है। कि राष्ट्रपति ने स्वयं ने अपने विवेक का प्रयोग करके इन लोगों को प्रधानमंत्री के पद का पे चुनाव किया था। अगला हेडिंग हम पढ़ रहे हैं अब प्रधानमंत्री के कार्य एवं भूमिका। इसमें पहला कार्य है मंत्रिमंडल का संचालन करता व समन्वय करता। तो उसमें दो शब्द आ रहे, एक तो संचालन का मतलब चलाना, कि किस तरीके से वो मंत्रिमंडल को चलाता है। चलाने वाला, जैसे इंजन और डब्बे की हम बात करते हैं तो डिब्बे बहुत सारे खड़े हैं, लेकिन जब तक इंजन आगे नहीं चलता वो डब्बे अपनी स्थान से केवल हिल डुल सकते हैं, अपने आप से तो कुछ भी नहीं कर सकते। वो सभी कुछ कार्य कौन करता है? मंत्रिमंडल का समस्त कार्यकर्ता प्रधानमंत्री ही उसका संचालन करता होता है। और समन्वयकर्ता का अर्थ होता है जिस प्रकार से संगीत में 7 स्वर प्रधान होते हैं, उन 7 स्वरों का यदि तालमेल सही नहीं होगा तो मधुर संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता। तो मधुर संगीत उत्पन्न करने के लिए समन्वय का होना आवश्यक होता है। तो ये प्रधानमंत्री भी उन समस्त मंत्रियों के बीच में एक इस प्रकार का समन्वयकर्ता बनकर रहता है कि समस्त कार्यवाहियां जो संविधान के द्वारा नियुक्त की गई है, प्रयुक्त की गई है, वो प्रधानमंत्री उन कार्यों को सही ढंग से पूर्णता प्रदान करे। तो उससे मंत्रिमंडल का प्लस प्रधानमंत्री का
दोनों का समन्वय वहाँ पर स्पष्ट प्रदर्शित होता है कि वो उन कार्यवाहियों को किस प्रकार से अंजाम देते हैं। समस्त मंत्रियों के बीच में प्रॉपर समन्वय बना रहे ताकि एक टीम वर्क उभर कर आए, और दूसरा संचालनकर्ता के रूप में कि नेतृत्व तो प्रधानमंत्री के हाथ में ही रहता है और जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो उसके पीछे पीछे कार्य करते हैं। तो इससे हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल का संचालनकर्ता व समन्वय। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का समन्वयकर्ता और संचालनकर्ता होता है। इसमें पहला कार्य है कि प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करता होता है कि उनकी नियुक्ति किसने की, स्वयं प्रधानमंत्री ने, तो वो चयन करता है। नंबर 2, वह प्रभावशाली नीतियों की सलाह को ध्यान में रखकर, सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर, सरकार के सभी धर्मों और क्षेत्रों ध्यान में रखकर तथा भारत के सभी धर्मों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही मंत्रियों का चयन करता है। कि भारत में इतने सारे धर्म हैं, इतने अधिक अलग अलग क्षेत्र हैं, उन सब का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इस बात की जानकारी पूरा का पूरा इसका बात का ध्यान प्रधानमंत्री रखता है और सभी को प्रतिनिधित्व मिले, इस बात का वो ध्यान रखता है। तीसरी बात है कि अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री के हाथों में ही होता है कि किस मंत्री को मंत्रिपरिषद में कौन सा स्थान दिया जाए। हमने पढ़ा है कि मंत्रिपरिषद के 5 स्तर होते हैं, तो कौन सा व्यक्ति मंत्रिपरिषद में किस स्थान पर होगा ये प्रधानमंत्री ही तय करता है। अगला है विभागों का वितरण, मतभेदों का निवारण और मंत्रिमंडल में फेरबदल। ये भी सारे के सारे कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं। यदि मतभेद ज्यादा हो तो फिर प्रधानमंत्री त्यागपत्र देने के लिए भी कह सकता है, और यदि मंत्रियों के बीच में इतना अधिक मतभेद बढ़ जाए तो फिर उसे पदमुक्त करना भी पड़ता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को समय समय पर प्रोत्साहन व चेतावनी देता रहता है। प्रधानमंत्री की ये मुख्य भूमिका रहती है कि वो प्रत्येक मंत्री के कार्यों को प्रोत्साहित करता है ताकि वो और बेहतर से बेहतर कार्य करें, और यदि कार्यों में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है तो वो उन्हें चेतावनी भी समय समय पर देता रहता है। अगला है बैठकों की अध्यक्षता करना। बैठकों के विषय में कार्यक्रम तैयार करना भी प्रधानमंत्री का ही कार्य होता है कि कौन कौन सी बैठक होगी, कौन कौन उसमें शामिल होगा और किस विषय पर बातचीत होगी। अगला है प्रधानमंत्री की जीवित रहने से मंत्रिमंडल जीवित रहता है और उसकी राजनीतिक मृत्यु होने से मंत्रिमंडल की भी राजनीतिक मृत्यु हो जाती है। इसीलिए लॉर्ड मार्ले ने कहा है कि प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम है। विलियम हाईकोर्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है। जेनिंग्स ने कहा है कि वह एक ऐसा सूर्य है जिसके चारों तरफ समस्त ग्रह घूमते रहते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इम्पोर्टेंट होने की वजह से समस्त मंत्री परिषद के सदस्य प्रधानमंत्री के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो वो एक सूर्य पिंड के समान है जिसमें चारों तरफ उसके ग्रह नक्षत्र उसके आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री की संचालन करता और समन्वय करता हो। अगला है नीतियों का निर्माता, कि वो कौन कौन सी नीतियां हैं जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री कार्य करता है और संविधान के कार्यों को पूर्णता या सरकार के कार्यों को पूर्णता प्रदान करता है। तो प्रधानमंत्री दोहरे व्यक्तित्व को जीवित रखता है क्योंकि मंत्री वह मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और दूसरा लोकसभा का नेता होता है। इसलिए मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों की उसे पूर्ण जानकारी होती है और मंत्रियों की परामर्श दक्षता से वह समस्त कार्य को संपादित करता है। इसीलिए कौल तथा शकदर ने कहा है कि सभी विधेयकों के भाग्य का निर्माण प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। कौन सा विधेयक पारित होगा, कौन सा विधेयक पारित
नहीं होगा, ये सब बातें प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री दोहरे व्यक्तित्व को जीवित रखता है। पहला, वह मंत्री परिषद का प्रधान होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है, और दूसरा वो लोकसभा का नेता होता है। तो दोनों ही व्यक्तित्व इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं कि प्रधानमंत्री को उसे जीवित रखना होता है और उसी से नीतियों का निर्माण करना होता है। तो वह संसद के अधिवेशन बुलाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर लोकसभा को नियंत्रित करता है, उसे अपनी इच्छानुसार कार्य करवाता है, और राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री आपसी सलाह करके ही संसद का अधिवेशन बुलाते हैं तथा राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री लोकसभा को भी भंग कर सकते हैं। अब तक 8 बार 1970 में, जुलाई 1970, जनवरी 1977, 1979 अगस्त, नवंबर 1984, अक्टूबर 1989, मई 1991 और दिसंबर 1997 में और अप्रैल 1999 में लोकसभा को भंग करवाया जा चुका है तथा 1976 में 2 बार प्रधानमंत्री के निर्देशन में लोकसभा के कार्यकाल को 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी गया था। तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार, और कार्यवाहियों को रोकने के लिए लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है। दोनों में ही प्रधानमंत्री मुख्य होता है, ये उसका नीतियों का निर्माता होता है। तीसरा है मंत्री परिषद व राष्ट्रपति के मध्य की कड़ी। इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो मंत्री परिषद का सदस्य है, कोई भी मंत्री जो मंत्री परिषद का सदस्य है, वह राष्ट्रपति से सीधे कांटेक्ट नहीं कर सकता। उसे कोई भी कार्यवाही करनी है तो बीच में पहले प्रधानमंत्री से बातचीत करनी होगी और प्रधानमंत्री की इच्छा के बाद ही वह बात राष्ट्रपति तक पहुंचनी है या नहीं पहुंचनी है, ये डिसाइड प्रधानमंत्री ही करता है। तो इसमें पहले जो बात करने जा रहे हैं कि अनुच्छेद 79 के अनुसार प्रधानमंत्री को 3 महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। पहला कार्य है प्रशासन संबंधी कानूनों व विधेयकों के विषय में मंत्री परिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देना, कि जो भी कानून पारित हो रहे हैं, कौन कौन से विधेयक चल रहे हैं, इन सब की सूचना, मंत्री परिषद के निर्णयों की सूचना प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को पहुंचाता है। दूसरी बात है कि मंत्री परिषद को कानून निर्माण संबंधी ऐसी सूचना देना जो राष्ट्रपति चाहता है, कि यदि राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है जो कानून निर्माण से संबंधित होती है, तो वह मंत्री परिषद से प्राप्त करके राष्ट्रपति तक पहुंच जाता है। और तीसरी बात है कि यदि राष्ट्रपति ऐसा चाहे तो जिस पर मंत्री परिषद के विचार पर, जिस पर कोई मंत्री निर्णय ले चुका है लेकिन मंत्री परिषद ने अब तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, तो प्रधानमंत्री उसे स्थगित करने, उसे संशोधित करने और उसे समन्वित करने का अधिकार रखता है। तो कोई विधेयक ऐसा है जिस पर विभाग का अध्यक्ष निर्णय ले चुका है लेकिन मंत्री परिषद ने उस पर अभी तक निर्णय नहीं सुनाया है, तो प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वो उस निर्णय को स्थगित कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है और उसे संशोधित कर सकता है। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार के कार्यों के बीच में राष्ट्रपति, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, ये तीनों के तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इन सब में प्रधानमंत्री की भूमिका अहम रहती है। इस तरह से प्रधानमंत्री मुख्य बना रहता है।